नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की कहानी इंतज़ार भाग 1। प्रियंका और संदीप वानी को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। प्रियंका बहुत उदास थी। वानी उसकी बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों एक साथ स्कूल गए और एक साथ ही कॉलेज किया। कॉलेज खत्म होने पर वानी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। वहां उसकी मुलाकात शिखर से हुई। दोनों ने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी कर ली और वहीं बस गई। वानी के परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। 15 साल बीत गए। प्रियंका और वानी दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कायम रखी। एक दूसरे के हर सुख दुख में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। आज 15 साल बाद वानी वापस आ रही है तो प्रियंका को खुशी नहीं बल्कि दुख हो रहा है, क्योंकि आज वो आ तो रही है पर अकेली। 5 महीने पहले एक सड़क हादसे में वानी ने शेखर और अपने बेटे रोहित को खो दिया था। वानी की तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। वहां उसे संभालने वाला, सत्वाना देने वाला कोई नहीं था। प्रियंका और संदीप को बहुत समझाने के बाद वानी वापस आने के लिए तैयार हुई। प्रियंका का उदास चेहरा देखकर संदीप ने उसे संभालते हुए कहा, प्रियंका, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो वानी को कैसे संभालोगी। उसके आने पर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, ये गम के बादल नहीं। प्रियंका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो संदीप, मुझे अपने आप को संभालना होगा, तभी तो मैं वानी को संभाल पाऊंगी। दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। कुछ पल इंतजार के बाद उन्होंने वानी को आते देखा। वानी को देखते ही प्रियंका ने जोर से अपना हाथ हिलाया। वानी उसे देखकर मुस्कुराई। वानी एक बहुत ही दूर व्यक्तिगत की महिला है। सुडैल और शरीर और अच्छी कद काठी। उसका रंग सौला है किंतु नैन नक्श तीखे हैं। पर आज प्रियंका वानी को देखकर हैरान हो गई। वो बहुत कमजोर हो गई थी। चेहरे पे अपनों को खो देने का दर्द साफ झलक रहा था। वानी के आते ही दोनों एक दूसरे के गले लगे। दोनों की आंखें नम हो गई थी। इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। संदीप ने वानी को सामान गाड़ी में रखते हुए माहौल को हल्का करते हुए कहा, दोनों सहेलियों का भारत मिलाप हो गया हो तो घर चलें। 1 महीना बीत गया था। वानी के चेहरे पे उदासी और अकेलापन अब तक छलक रहा था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। प्रियंका ने भरसक प्रयास किया पर वानी का दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। संदीप ने आखिरकार एक रास्ता खोज निकाला। संदीप जीजू, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? कुछ तो बताओ। प्रियंका, तू ही बता दे, वानी ने उत्सुकता से पूछा। अरे वानी, थोड़ी देर शांत रहो, सब पता चल जाएगा, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद वह तीनों एक बड़े से प्लॉट के सामने खड़े थे। संदीप ने वानी की तरफ देखते हुए कहा, वानी, जिंदगी में दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हम हार मानकर जीना नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम हार मानकर बैठ गई। मैं जानता हूँ वानी की जीवन में परिवार सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और अगर वही हमसे छीन जाए तो हमें जीने का मकसद खो देते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें फिर से जीने का मकसद दे रहा हूँ। ये मेरे दोस्त की ज़मीन है। कुछ साल पहले उसने यहाँ एक रेस्टोरेंट खोला था, पर फिर उसके विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो वहाँ चला गया। अब ये जगह तुम्हारी है, तुम यहाँ रेस्टोरेंट खोलो या फिर कुछ और, ये तुम्हारे ऊपर है। वानी भाव विभोर हो गई। उसने नम आंखों से संदीप की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू जीजू, आप दोनों ने मेरे बारे में सोचा और मुझे एक नई दिशा दिखाई। ये कहते ही वानी की आंखों से अश्रुधार बहने निकले। प्रियंका ने उसे गले से लगा लिया और बोली, चल अब जल्दी से जगह देख ले और सोच ले कि क्या करना है। वानी ने वहाँ एक बहुत उम्दा कैफेटेरिया खोला। वानी तरह तरह के पकवान बनाने में निपुण थी, इसलिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखते ही देखते उसका कैफेटेरिया बहुत प्रसिद्ध हो गया, खासकर युवाओं में। प्रियंका के बेटे शिवम की मदद से हर महीने कैफेटेरिया में लाइव शो आयोजित किया जाता था। नए उभरते संगीतकार वहां अपनी प्रतिभा दिखाते थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। वानी बहुत मशरूफ रहती थी। प्रियंका के लाख मना करने पर भी उसने अलग से घर किराए पर लिया। वो उनके ग्रस्त जीवन में खलल नहीं डालना चाहती थी। एक दिन वो कैफेटेरिया में बैठी दूर देख रही
समुद्र की लहरों को देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि जीवन भी इन लहरों के समान है। कभी अचानक तेज लहरें सब कुछ नष्ट कर देती है और कभी इतनी शांत हो जाती है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो इन ख्यालों में खोई थी कि अचानक एक गंभीर आवाज़ से उसे झिझोड़ कर रख दिया। एक्सक्यूज़ मी। वानी ने सिर उठाकर देखा। एक लगभग 40 वर्षीय अच्छी कदकाठी का युवा हाथ में गिटार लिए खड़ा था। उसके गोरे रंग पर फ्रेंच कट दाढ़ी बहुत खिल रही थी। जी कहिए, क्या ऑर्डर है आपका? वानी ने तुरंत पूछा। एक बढ़िया सी कॉफ़ी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं वहाँ एकांत में बैठकर अपने गिटार की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? उसने वानी से पूछा। नो प्रॉब्लम, आपको जहाँ जी चाहे आप बैठ सकते हैं, वानी ने तुरंत जवाब दिया। उसकी गिटार की धुन बहुत मधुर थी। वानी का मन अनायास ही उस धुन की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो खुद उसका ऑर्डर लेकर गई। आपका ऑर्डर, कहते हुए वानी ने कॉफ़ी मेज पर रख दी। अरे आपने क्यों कष्ट किया? उसने बड़े प्यार से कहा। वानी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। जी मैं कुछ समय पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा नाम आकाश है, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा नाम वानी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, वानी ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। प्लीज़ कैरी ऑन, कहकर वानी वहाँ से चली गई। आकाश लगभग रोज ही कैफेटेरिया आने लगा। रोज वह उसी जगह पर बैठकर घंटों गिटार पर एक से एक संगीत धुन बजाता था। कभी कभी तो वहाँ आने वाले उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते थे और उसकी धुनों का लुत्फ उठाते थे। वानी भी दूर खड़ी होकर सुनती रहती थी, पर कभी नज़दीक नहीं गई। आकाश की शख्सियत बहुत ही मुख्तलिफ सी थी। वो बहुत चुप रहता था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। उसके चेहरे पे छलकती हल्की सी हंसी वानी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। एक दिन रात के 10 बजे तक आकाश वहां बैठकर गिटार बजा रहा था। आकाश जी, कैफेटेरिया बंद करने का समय हो गया है, वानी ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। ओह, आकाश ने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी देखते हुए कहा। माफ़ कीजिए वानी जी, समय का पता ही नहीं चला। गुड नाइट, ये कहते हुए आकाश वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वानी घर जाने के लिए निकली तो उसके कानों में आकाश की गिटार की धुन सुनाई पड़ी। वो उस धुन की तरफ खींची चली गई। उसने देखा आकाश तन्हा समुद्र किनारे बैठा गिटार बजा रहा था। आप घर नहीं गए अभी तक? वानी ने असमंजस में पूछा। आकाश ने हड़बड़ा कर सिर उठाया और बोला, मन नहीं था इसलिए यहीं बैठ गया। आपके परिवार वाले आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, वानी ने बैठने की इजाज़त मांगते हुए पूछा। परिवार ही नहीं है तो इंतज़ार कौन करेगा? आकाश ने वानी के बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा। वानी ने आकाश के प्रश्न भरी निगाहों से देखा। माँ पापा को गुजरे काफ़ी समय हो गया है। शादी मैंने की नहीं और इस शहर में कोई अपना नहीं मेरा। आकाश ने वानी के प्रश्न का जवाब एक ही सांस में दे दिया। वानी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? कोई मिला ही नहीं? आकाश ने बड़े सधे हुए स्वर में जवाब दिया। कमाल है, आपको कोई नहीं मिला? वानी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं इसे अपनी तारीफ समझूं? यह आकाश ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी शख्सियत इतनी बढ़िया है, आपको कोई कैसे नहीं मिला? वानी ने झेपते हुए कहा। खैर मेरी छोड़िए, आप इतनी रात को यहाँ बैठी हुई हैं, आपके परिवार वाले भी चिंता कर रहे होंगे, आकाश ने बात पलटते हुए कहा। परिवार, ये कहते ही उसकी आंखें नम हो गई और कुछ पल के लिए वो शांत हो गई। आकाश की आवाज़ लगाने पर वानी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे अपने सपनों की दुनिया से निकालकर व्यर्थ के कड़वे त्राल पर लाकर पटक दिया। हाँ, कहाँ खो गई थी आप? सब ठीक है ना? आकाश ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा।
1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपने पति शेखर और बेटे रोहित को खो दिया। यहाँ पर परिवार के नाम पर सिर्फ मेरी सहेली प्रियंका है। उसी ने मुझे संभाला और ये रेस्टोरेंट की जगह भी उसके पति संदीप की वजह से ही मिली। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उन लोगों की। यही है मेरी कहानी, वानी ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मैं समझ सकता हूँ परिवार की अहमियत, पर एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी परेशानियों के बावजूद आपने उन्हें अपनी हंसी के पीछे बहुत खूबसूरती से छुपा रखा है। आकाश ने वानी की नम आंखों को देखते हुए कहा। जिंदगी यूं गुजार रही थी, ख्वाब सी बस एक पल मैं बन गई सवाल सी, किस्मत की लकीर की काश बदल पाते हम। गुजरे वक्त एक दोस्त काश लौटा पाते हम, पर जिंदगी की यही रीत है, खूबसूरती से जीने में ही जीत है। आकाश की कही इन खूबसूरत पंक्तियों के बाद दोनों के बीच एक खामोशी सी छा गई। फिर वानी ने अपनी नज़रें आकाश से हटाते हुए कहा, आप कविताएं भी लिखते हैं? बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। दोनों वहां से उठे और अपने गंतव्य की तरफ चल दिए। उस दिन के बाद से आकाश और वानी अक्सर समुद्र किनारे टहलने लगे। कभी आकाश की मधुर संगीत में धुनों को वानी आंखें बंद करके सुनती रहती, तो कभी वहाँ घंटों एक दूसरे से बात करते थे। आकाश एक शीतल हवा के झोंके के समान था और वानी मानो एक पत्ते की भांति उस हवा की शीतल में उड़ती चली जा रही थी। आजकल वानी का चेहरा खिला खिला सा रहता था, होठ हमेशा गुनगुनाते रहते। वानी का ये बदला सा रूप देखकर प्रियंका बहुत खुश थी। वानी कुछ अलग सी लग रही थी आजकल, बिल्कुल वैसी जैसे शेखर से मिलने के बाद रहने लगी थी। प्रियंका ने उसे छेड़ते हुए कहा, चल पगली, कुछ भी बोलती रहती है। आजकल काम अच्छा चल रहा है और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ, बस और क्या। वानी ने अपने कैश फाइल को बंद करते हुए कहा, अरे ये नया नज़रिया किसने प्रदान किया आपको? प्रियंका ने गहराई में जाने की कोशिश करते हुए कहा। वानी प्रियंका के प्रश्न भरी निगाहों से देख रही थी। क्या कहना चाहती है, सीधे पूछ। वानी ने खींच कर कहा, तू सब समझती है। देख वानी, जिंदगी में हर पल हमें किसी न किसी का साथ चाहिए। जवानी फिर भी कट जाती है, पर उम्र के जिस पड़ाव पर हम हैं वहाँ हमें कोई ना कोई तो चाहिए जो हमारा हमसफ़र बनकर हमारे साथ चल सके, हम उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांट सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? प्रियंका ने वानी को समझाते हुए कहा। वानी ने प्रियंका को गले से लगाते हुए कहा, प्रियंका, मैं जानती हूँ कि तुझे हमेशा मेरी चिंता सताती रहती है, पर तेरी ये दोस्त इतनी कमज़ोर नहीं कि उसे किसी के साथ की ज़रूरत पड़े। मैं अकेले अपने आप को संभाल सकती हूँ। प्रियंका ने वानी को प्यार से झप्पी देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत हिम्मत वाली है, पर वानी, तेरे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अकेले कैसे संभालोगी सब कुछ? संभालने को बचा ही क्या है दोस्त, बस मैं और ये रेस्टोरेंट। और वैसे भी ये बार बार तू जो साथ चाहिए की रट लगा कर बैठी है। तू बहन ये भी बता दे कि ये साथ कौन? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, शायद तेरी नज़र में कोई हो। वानी ने चुटकी लेते हुए कहा और जोर से हंसने लगी। प्रियंका उसे हंसते हुए देखती रही और फिर गंभीर आवाज़ में एक शब्द बोली, आकाश। वानी की जैसे सारी सांसें ही रुक गई हो। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई और हैरान होकर बोली, आकाश, पागल तो नहीं हो गई है? तू कुछ भी बोल रही है। ओके दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।